हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले स्टील सेक्टर के बारे में। हाँ, वही जिसका टॉपिक आपने पहले देखा था और ये सेकंड टॉपिक है। तो आज हम बात करने वाले स्टील सेक्टर के रिस्क के बारे में, जो कि स्टील सेक्टर में रिस्क जो एसोसिएटेड होता है उसके बारे में। सेकंड हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बारे में। थर्ड हम बात करने वाले हैं स्टील सेक्टर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। फोर्थ हम बात करने वाले हैं इसमें स्टील सेक्टर में मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में। फिफ्थ हम बात करने वाले हैं नए रूल्स जो अभी इम्प्लीमेंट किए गए फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, उसके बारे में। एंड सिक्स्थ हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करने वाले हैं रिस्क जो कि एसोसिएटेड रहता है इस सेक्टर से। ये पहला, ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, यानी कि यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड रहता है। आपको कल आइडिया आया और परसों पैसा लाया और तुरंत के तुरंत आप प्लांट नहीं डाल सकते। जनरली 1 मैट्रिक टन की कैपेसिटी बनाने में आपको जनरली 4.5 से 5,000 करोड़ रुपए कॉस्ट आता है उसका, जब आपके पास लैंड हो। अगर लैंड ना हो तो ये कॉस्ट और भी बढ़ सकती है। सेकंड के बारे में बात करेंगे इसमें, स्लो एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे इंडिया विकसित होता जा रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज जो है पुरानी होती जा रही है। इसलिए जनरली डेवलप कंट्री और डेवलप स्टील सेक्टर से, यानी कि डेवलप कंट्री के डेवलप्ड स्टील सेक्टर से कई सारी नई टेक्नोलॉजी इंडिया में लाई जा रही है, जिसके कारण कि स्टील सेक्टर में एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकेगी और धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे और अच्छे से compete कर सकेंगे। अब हम थर्ड के बारे में बात करेंगे जो कि है रॉ मटेरियल। जनरली इंटीग्रेटेड प्लांट और मेजर इंडियन कंपनीज जो स्टील सेक्टर में काम कर रही हैं उनके पास इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट रहते हैं, जिसमें कि आयरन और का माइन उन्हीं के कंपनी के साथ एसोसिएटेड या लिंक रहता है। और जनरली जो दूसरा रॉ मटेरियल है कोक, जो कि कुकिंग कोल रहता है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है और जिसका प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट करता है। जब इसका डिमांड बढ़ जाता है तो इसका प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है, जिसके कारण कि ये कॉस्ट इनपुट जो है ज़्यादा लगता है कंपनियों को, जिसके कारण कि उनके मार्जिन में प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। फोर्थ, अब हम एक मेजर रिस्क के बारे में बात करेंगे। जनरली ये है सस्ता स्टील, यानी कि चीप स्टील, जो कि जनरली इंपोर्ट होता है रशिया से, चाइना से एंड जापान से। अगर इन लोग किसी भी दिन अपनी पॉलिसी में चेंज करके डायरेक्ट डंप करना चालू कर दें इंटरनेशनल मार्केट में स्टील, तो हमारे स्टील का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब हम फिफ्थ की बात करने वाले हैं, जिसमें कि ये जो सेक्टर है स्टील सेक्टर वो साइक्लिकल इन नेचर है एंड ये हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। जनरली जब इकोनॉमिक डाउन टर्न में रहती है, इकोनॉमिक साइकिल जब वीकिश रहता है, तो छोटी छोटी जो कंपनी है उनको जनरली पैसा मिल नहीं पाता है कम ब्याज दर के ऊपर, जिसके कारण कि वो सारी कंपनियां बड़ी कंपनी के द्वारा बिक जाती हैं, जैसे कि भूषण स्टील लिमिटेड। सिक्स की बात करने वाले हैं, जिसमें कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत मेजरली अफेक्ट करती है इंडस्ट्री को, स्टील सेक्टर की, जिसके बारे में हम आगे में बात करने वाले हैं। अब हम सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने 2017 में नेशनल स्टील पॉलिसी लाया था। उसके कई सारे बेनिफिट्स जो हैं स्टील सेक्टर को प्रोवाइड किए थे, जैसे कि पहला, एमएसएमई को टेक्नोलॉजी में इंसेंटिव प्रोवाइड करना या उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकें और वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट तक एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकें। दूसरा इसमें है गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करवाना चाह रही SRTM, स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल मिशन। थर्ड, अब हम इसमें बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट जो है कंसीव करना चाहती है 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2030 तक, जिसमें कि जो अभी प्रेजेंट कैपेसिटी है उससे कैपेसिटी को बढ़ा के 300 मिलियन टन तक ले जाने की कोशिश है 2030 तक। इसमें फोर्थ है, गवर्नमेंट जो है कंजप्शन इंक्रीज करवाना चाहती है रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज में, जिसके कारण कि अभी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है 74
केजी पर कैपिटा कंजप्शन जो है स्टील का, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट जो है 160 केजी पर कैपिटा कंजप्शन करवाना चाहती है। उसी तरह रूरल एरिया में भी ये कंजप्शन को बढ़वाना चाहती है बाय स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अब हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है स्टील सेक्टर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इसमें फर्स्ट है, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है। इंडिया में बहुत बड़ा आयरन ओर का भंडार है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं होगा आयरन ओर के लिए। सेकेंड, इसमें बात करने वाले हैं हम लोग लेबर कॉस्ट के बारे में। जनरली ये जो डेवलपिंग कंट्रीज रहती है वहाँ लेबर कॉस्ट जो है कम रहता है, और जो डेवलप्ड कंट्री हो जाती है वहाँ लेबर कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाती है कुछ समय के बाद। जैसे कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है $1000 से $2000 हुआ है, उसी तरह चाइना का पर कैपिटा इनकम जो है $2000 से $10,000 हो गया है, जिसके कारण कि वो चाह के भी हमारे इंडस्ट्री से कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेबर कॉस्ट है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है और स्टील सेक्टर में फ्यूचर इसके लिए ब्राइट है। इसमें थर्ड है गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। जनरली भारत अभी चाइना जितना डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ गवर्नमेंट के पास इमेंस अपॉर्चुनिटी और प्राइवेट सेक्टर के पास कि वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करें, बड़ी बड़ी सिटीज़ बने, जिसके कारण बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो स्टील वहाँ एक मेजर कमोडिटी के तौर पे काम आएगा। अब हम फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है चाइना से उठ के यहाँ लगना चालू हो रही है, जिसके कारण कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, और चाइना से इंडिया में जैसे जैसे इंडस्ट्री लगेंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा तो स्टील उसमें का एक मेजर कंपोनेंट है, जिसके कारण कि इंडिया में इमेंस अपॉर्चुनिटी है स्टील सेक्टर की ग्रो करने के लिए। अब हम इसमें फिफ्थ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है डोमेस्टिक कंजप्शन। जनरली ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में जो है एवरेज पर कैपिटा कंजप्शन जो है स्टील का वो है 220 से लेकर 230 केजी पर कैपिटा कंजप्शन स्टील का, और इंडिया में जनरली अर्बन पॉपुलेशन में भी ये 74 केजीज है, और रूरल पॉपुलेशन में तो और भी कम है, 18 to 23 केजीज। तो गवर्नमेंट जो है पुश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और प्राइवेट प्लेयर भी, जिसके कारण कि जब ये वर्ल्ड एवरेज को मीट करेगा, यानी कि 220 से 230 पर केजी कंजप्शन को मीट करेगा, तो यहाँ 70 से 230 जाने पे यहाँ पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनता है। और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेंगे उसको मिला के इंडिया के पास अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि स्टील सेक्टर में अभी कैप्चर करना बचा है। अब हम फोर्थ टॉपिक मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहला है एसआर स्टील। एसआर स्टील कंपनी को जनरली एक्वायर कर लिया गया है आर्सिलर मित्तल की द्वारा। ये एक्विजिशन हुआ है 4200 करोड़ में, और ये जो प्लांट लिया गया है वो है 10 मिलियन टन कैपेसिटी का। सेकेंड इसमें जो है मेजर एक्विजिशन हुआ है वो भूषण स्टील का, जो कि है 35,200 करोड़ में, और इसमें 5.6 मिलियन टन कैपेसिटी को लिया गया है बाय टाटा स्टील। थर्ड इसमें मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है वो है उषा मार्टिन स्टील, जो कि बाय आउट कर लिया है बाय टाटा स्टील, जो कि ये डील हुई है 4200 करोड़ में, और इसका कैपेसिटी है 1 मिलियन टन का। अब फोर्थ इसमें मेजर एक्विजिशन हुआ है वो है भूषण स्टील एंड पावर का बाय JSW ग्रुप, जो कि है 19,600 करोड़ का, जिसमें कि 2.3 मिलियन टन की कैपेसिटी JSW ग्रुप को मिली है। अब हम फिफ्थ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि नए रूल्स जो अभी अभी आए हैं स्टील सेक्टर में, और जिसके कारण कि स्टील सेक्टर में जो प्राइसेस हैं कंपनीज के एकदम शार्पली करेक्ट हुए हैं। जिसमें कि फर्स्ट रूल है एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है ऑन फिनिश प्रोडक्ट, जिसके कारण कि चाइना जो है सप्लाई कम कर रहा था अपने स्टील का, जिसके कारण कि इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ रहा था, और गवर्नमेंट जो है स्टील सेक्टर में एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दी, जिसके कारण कि इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ा डेंट आ जाएगा। डेंट को रिमूव करने के लिए बहुत सारे पॉलिसी मेकर और थिंक टैंक लोग बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को कम किया जाए। अब इसमें सेकेंड रूल जो बना है वो है इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करना। जनरली जो इनपुट कॉस्ट है वो एकदम बढ़ जा रहा था स्टील सेक्टर का,
क्योंकि जो कोट है जो कि मेजरली आयात किया जाता है वही ऑस्ट्रेलिया। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं चाइना और ऑस्ट्रेलिया से ह्यूज मात्रा में जो कोल ले रहे थे, जिसके कारण कि इंटरनेशनल मार्केट में कोल का प्राइस जो है बहुत बढ़ गया था। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट ड्यूटी को कट की है, जिसके कारण कि रॉ मटेरियल हमारी कंपनीज को सस्ता पड़ेगा। ये दोनों पॉलिसीज़ को इसलिए लाया गया है ताकि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल कर सकें ऑन स्टील सेक्टर। अब हम 6 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट, ये जो है सिक्लिकल इंडस्ट्री है, यानी कि ये साइकिल्स में चलती है। सेकेंड, जो इसको कंज्यूम करते हैं वो जनरली हैं ऑटो सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक्सेट्रा। एंड ऑटो सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है जनरली साइक्लिकल रहते हैं, तो जब ये इनसे ज़्यादा डिमांड करते हैं स्टील सेक्टर से तो उसका कंजप्शन बढ़ता है, तो उसका प्राइस बढ़ता है। अब हम इसमें थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि स्ट्रेटेजी। इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस सेक्टर में। जनरली जब ये साइकिल डिप में रहे तो इन्वेस्टर को बाय आउट कर लेना चाहिए एंड एवरेज कर लेना चाहिए अपने प्राइस को, और जब ये साइकिल एकदम पीक पे रहे तो इसको बेच देना चाहिए। जनरली स्टील सेक्टर का जो साइकिल है 3-4 साल तक डाउन ट्रेंड में रहता है, सडन फिर अप होता है 2-3 साल के लिए, फिर डाउन होता है। कई बार ये क्या है इंटरनेशनल डिमांड के अकॉर्डिंग भी बिहेव करता है। जब 2004 से 2008 तक जब चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा था तो स्टील का डिमांड बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण कि हमारे स्टील सेक्टर में 2004 से लेकर 2008 तक एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी गई थी स्टील सेक्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको अगर बेसिक से स्टील सेक्टर के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो आई बटन को क्लिक करें। तो ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।